हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नवंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं। पहले देखेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। उनका नेशनलिज्म के बारे में क्या विचार था, क्यों पढ़ेंगे इसको। एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है रिगार्डिंग अमार सोनार बांग्ला, समझते हैं इन चीज़ों को। सेकेंड है हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, ये कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसमें। फिर है साउथ ईस्ट एशिया एज बिगेस्ट स्कैम हब, इसमें देखो म्यांमार एंड कंबोडिया, इन कंट्रीज़ के बारे में कहा गया है इसमें कि साइबर क्राइम के मामले में, ठगी के मामले में ये एक हब बन चुका है साउथ ईस्ट एशिया के भीतर। कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे। फिर है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है कि नहीं। फिर देखो इंडिया शट्स इट्स ओनली ओवरसीज मिलिट्री बेस, ताजिकिस्तान की बात हो रही है, समझते हैं इन चीज़ों को। लास्टली कुछ शॉर्ट फैक्ट्स को देखते हैं, शुरू करते हैं अब। फर्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू स्कैम हब्स इन साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेट, काम कैसे करते हैं ये, कैसे ठगते हैं लोगों को। तो कंटेक्स्ट क्या है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा इस पैराग्राफ में। लगभग 500 भारतीय म्यांमार के एक जगह से भागने में सफल हो गए हैं, जिनको ज़बरदस्ती साइबर क्राइम करने के लिए मतलब बंधक बना के रखा गया था। क्या कहता है, अबाउट 500 सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु रिसेंटली फ्लेड केके पार्क साइबर क्राइम हब। क्या है ये केके पार्क साइबर क्राइम हब, कहाँ की बात कर रहे हैं, म्यांमार की बात कर रहे हैं, जो म्यांमार थाईलैंड के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। वहाँ से कुछ लोग भागे हैं, तो हमारी सरकार चाह रही है इनको वापस अपने देश में लाया जाए। व्हाट इज दिस केके पार्क, पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि केके पार्क कहाँ है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखिए इसको सबसे बड़ा कह लीजिए स्कैम सिटी है म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर का, समझ में आ रही होगी बात। यहाँ पर देखो 2 नाम दिया गया है, पहला है मायावड्डी टाउनशिप, दूसरा है केरन स्टेट। दोनों कहाँ पर है, म्यांमार में। देखो पूछ सकता है प्रीलिम्स में, दे देगा ये दोनों स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, मायावड्डी एंड केरन, तो दोनों म्यांमार से बिलोंग करते हैं। देखो इस पूरे सिस्टम में क्राइम करने के 4 कंपोनेंट्स हैं, पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरा है पिग बुचरिंग, इम्पर्सनेशन, एक्सटॉर्शन। इन सभी कंसेप्ट को समझते हैं हम। तो कहता है व्हाट इज द स्कैम सेंटर बिजनेस मॉडल, काम कैसे करता है, हमने देखा था। पहला क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पिग बुचरिंग, इम्पर्सनेशन, एक्सटॉर्शन, ठीक है। यहाँ पर संस्था का नाम दिया हुआ है GITOC। GITOC क्या है ये, ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक इंडिपेंडेंट सिविल संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। खैर, तो ये मॉडल काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं लोग, फेक जॉब का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, जिससे कि विक्टिम फ्रॉम इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, डिफरेंट कंट्रीज से उस लालच में, पैसे के लालच में चले जाते हैं वहाँ पर। अब देखो उनको फिर फोर्स करके किसी हब में, जैसे बैंकॉक है, डिफरेंट कंट्रीज में रखा जाता है। उसके बाद ट्रैफिक करके इनको म्यांमार, कंबोडिया वहाँ पहुँचाया जाता है एंड इनके पासपोर्ट को, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कन्फिस्केट कर लेते हैं ये, जिससे कि भाग ना पाए, वापस जा नहीं पाए। तो ये पार्ट था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अब देखिए एक टर्म आता है पिग बुचरिंग, दिख रहा होगा यहाँ पर, पिग बुचरिंग। इसको कहते हैं शाहजूपान। शाहजूपान क्या होता है, तो पिग बुचरिंग के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फेक रोमांटिक रिलेशनशिप। स्टार्ट कैसे होता है, ऑनलाइन हो गया, किसी माध्यम से नकली रोमांटिक रिलेशन को स्टैब्लिश किया जाता है, फिर आपको झांसा दे करके बोलते हैं इन्वेस्ट करने, कहाँ पर, किसी फेक नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर देखो आफ्टर शोइंग द फेक इनिशियल प्रॉफिट्स luring larger investment the butcher victims by disappearing with everything। जब आपसे अच्छा खासा अमाउंट वो इन्वेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद सब कुछ लेके वो गायब हो जाते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सेकंड देखा हमने पिग बुचरिंग। अब है इम्पर्सनेटिंग, जैसे कि पुलिस वाले बनकर, बैंक एजेंट्स बनकर, डिफरेंट बड़े बड़े स्कीम्स का झांसा देकर आपको ठगते हैं वो। फोर्थ क्या था, एक्सटॉर्शन। व्हाट इज एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल के थ्रू। तो 4 कंपोनेंट्स हो गए। अब देखिए हम समझते हैं म्यांमार का इसमें रोल क्या है। इसमें देखो 2 नाम दिए गए, कोकांग स्टेट, केरन स्टेट, हमने ऊपर भी देखा था, 1-2 नाम देखे थे। तो कोकांग स्टेट, केरन स्टेट, कहाँ की हम बात करते हैं, म्यांमार की बात कर रहे हैं। देखिए एक नाम है UNODC, ध्यान दीजिएगा, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस UNODC, म्यांमार की बात करें तो ऐसे जगह पर क्राइम हब्स बन चुके हैं जो कि इनएक्सेसिबल है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए, जो वल्नरेबल बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पर हमारे जो उनके मिलिट्री फोर्सेज हैं उनका अप्रोच कम है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहला ये जो कोकांग स्टेट है ना, कोकांग स्टेट ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, बट चाइनीज़ बॉर्डर के पास लाई करता है।
अगर बात करते हैं केरन स्टेट की, ये भी कहाँ है, म्यांमार में है, थाईलैंड बॉर्डर पे लाई करता है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगर बात करें कंबोडिया की, इसमें दो तीन देखो सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, सिहानोकोविल, बैबेट, ओसमैक, ध्यान दीजिएगा ये सिटीज़ का नाम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं इंडिया का एंगल, तो हाउ हैव इंडियंस बीन अफेक्टेड, इसमें देखो दो तरीके से कहता है, सोर्स वाइज, टारगेट वाइज। सोर्स कौन है, हमारे यहाँ से विक्टिम्स को ट्रैफिक करते हैं, ये ले जाते हैं, एंड टारगेट भी करते हैं हमारे कंट्री के लोगों को, तो दो तरफा इस पर मार पड़ रही है हमें। देखो मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, रिगार्डिंग साइबर क्राइम, किस प्रकार से इंडिया को ये हार्म करते हैं, आप इन चीज़ों को लिख सकते हो उसमें। देखो पीडीएफ में एक मैप दिया गया है, पेपर में आया था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वास स्टेट है, बोकेयो है, पोपेट है, आप ध्यान रखना इन चीज़ों को, ये कहाँ पर है, किसके बॉर्डर पर लाई करते हैं। देखो इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में लोकल सेगमेंट में न्यूज़ आई थी, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग चेंजिंग द नेम ऑफ इंद्रप्रस्थ, हमको उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, हम देखेंगे इंद्रप्रस्थ को हम महाभारत काल से रिलेट कैसे कर पाते हैं, वहाँ पे क्या क्या मिला है हमें एक्सकेवेशन में। चलो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ इंद्रप्रस्थ, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं एएसआई की, इसने उत्खनन किया होगा, इससे दो चीज़ें हमें बेसिकली मिली हैं, यहाँ देखिएगा इसको हमने समराइज किया हुआ है। पहला क्या है कि रिमेनेंट्स ऑफ फोर्ट्स बिल्ट बाय मुगल्स एंड शेर शाह सूरी, कैसे फोर्ट्स मिले हैं जो कि मुगल्स ने भी बनाया है, शेर शाह सूरी ने बनाया है, एंड पेंटेड ग्रेवियर, समझेंगे इन चीज़ों को, पेंटेड ग्रेवियर क्या होते हैं, तो ये पीजीडब्ल्यू है, इज द ओनली लॉजिक कनेक्टिंग दिस साइट टू महाभारता पीरियड, मतलब अगर इंद्रप्रस्थ की बात करें यहाँ पर चूंकि हमें पेंटेड ग्रेवियर्स मिले हैं, तो इकलौता ऐसा लॉजिक बनता है जिससे कि हम इस एरिया को महाभारत काल से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पर, 16th सेंचुरी फोर्ट बिल्ट इन पार्ट्स बाय मुगल एम्परर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकता है इंद्रप्रस्थ के बारे में, दे देगा स्टेटमेंट कि यहाँ पर 16th सेंचुरी के ऐसे फोर्ट्स मिले हैं जो पार्ट पार्ट करके हुमायूं ने बनाया है, शेर शाह सूरी ने बनाया है, सही हो जाएगा। देखिए सबसे प्रथम बार फर्स्ट एक्सकेवेशन किसने किया था इस एरिया का, बीबी लाल ने 1954 में, बीबी लाल ने 1954 में, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 2014 की, 2014 में क्या मिलता है यहाँ पर, पेंटेड ग्रेवियर्स। अब बताता है कि पीजीडब्ल्यू होते क्या हैं, तो टिपिकल टू आयरन एज इंडो आर्यन कल्चर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, टिपिकल किस चीज़ के लिए, आयरन एज इंडो आर्यन कल्चर, कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली, वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन में, घाघर हड़क्का वैली में, ध्यान रखिएगा पूछ सकता है एग्जाम में। टाइम पीरियड क्या है बेसिकली, 1100 BC एंड 500 to 400 BC इनका टाइम पीरियड है। अब देखिए तो व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ पेंटेड ग्रेवियर, देखिए पहला कहता है ये स्मूथ थे, चिकने थे, ग्रे कलर के, ऑब्वियसली मोस्टली ओपन माउथ, खुले मुख के थे, बाउल्स डिशेस, पैटर्न कैसे थे यहाँ पर, जियोमेट्रिक पैटर्न बने हुए थे, एंड सोफिस्टिकेटेड फायरिंग टेक्निक्स से इनको बनाया जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, यहाँ देखिएगा, द ओनली लॉजिक ऑफ कनेक्टिंग महाभारता साइट्स टू पीजीडब्ल्यू दैट दे वेयर फाउंड इन दीज अदर साइट्स दैट फीचर्स इन दिस एपिक। देखो हमने क्या पहले कहा था कि इंद्रप्रस्थ को हम महाभारत काल का बता सकते हैं, इसके लिए एक ही लॉजिक काम करता है कि यहाँ पर पीजीडब्ल्यू मिला है हमें। क्यों ऐसा कहते हैं हम, तो जहाँ जिस जिस एरिया का नाम महाभारत के बुक में लिखा गया है, बताया गया है, उन सभी एरियाज में क्या मिलता है, पेंटेड ग्रेवियर, इसलिए कह सकते हैं लॉजिकली हम इंद्रप्रस्थ जो था वो पार्ट ऑफ महाभारत काल था। देखिए ध्यान दीजिएगा इस पीले कलर के पैराग्राफ पर, इसमें बहुत ही बारीक बात बताई गई है कि हिस्ट्री क्या है, हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है, बट इस सभी मामले से एक बात तो कन्फर्म है कि दिल्ली के इतिहास को हम 1200 साल बीसी से जोड़कर देख सकते हैं, उतना पुराना इसका इतिहास ज़रूर है। हमने क्या देखा यहाँ पर, इंद्रप्रस्थ के बारे में फर्स्ट किसकी खुदाई करी थी, 1954 में बीबी लाल ने। यहाँ पर क्या मिला है, फोर्ट्स ऐसे हैं जो कि पार्टली मुगल ने बनाया है, हुमायूं ने स्पेशली, पार्टली शेर शाह सूरी ने बनाया है। यहाँ पे क्या मिला है, पेंटेड ग्रेवियर्स, ओनली लॉजिक है ये टू कनेक्ट दैट प्लेस टू महाभारता एरा। अगला आर्टिकल कहता है प्रोटेस्ट सॉन्ग टू एंथम, किसकी बात हम करते हैं, अमार सोनार बांग्ला, एक प्रोटेस्ट सॉन्ग था, उसको एंथम किसका बनाया गया, बांग्लादेश का। नाउ असम रो, कुछ कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग असम में हुई, हमें उससे मतलब नहीं है, हम समझेंगे इस सॉन्ग के बारे में, इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में, एंड कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए इसमें फैक्ट्स को तो देखेंगे ही हम, कुछ कंसेप्ट्स को समझते हैं। इसमें पहले कहता है एंथमाइजेशन, किसी सॉन्ग को आपने लिखा है किसी अलग उद्देश्य से, उसको हमने एंथम बना लिया। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू, उसका जो कंटेक्स्ट है पॉलिटिकल, वो धीरे धीरे बदल जाता है, चेंज कर जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए
इसका इंग्लिश में नाम क्या है, माई गोल्डन बंगाल, अमार सोनार बांग्ला। देखिए इस सॉन्ग को 1905 में बनाया गया था, जब कर्जन के द्वारा अनाउंस किया गया था कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। उसके प्रोटेस्ट में इस सॉन्ग को लिखा था श्री टैगोर जी ने। यहाँ कहता है, ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर, जो अमार सोनार बांग्ला है इसका मेजर कोर क्या था, तो डीपली रोमांटिक पोएटिक सेलिब्रेशन ऑफ बंगाल्स लैंडस्केप। पहला क्या था इसका, प्रथम इसका उद्देश्य क्या था, कि बंगाल का जो ब्यूटी है, जो लैंडस्केप है उसका, उसकी तारीफ करते हैं इसमें। देखो एग्जाम में पूछ सकता है, एकदम ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। सेकंड कहता है कि पेन ऑफ ब्रिटिश पार्टीशन, जो दर्द, जो दुख था इस चीज़ का कि बंगाल को विभाजित किया जा रहा है, इसको दर्शाया गया है। तो इस पूरे सॉन्ग में हम क्या देखते हैं, दो चीज़ें, पहला है बंगाल की ब्यूटी को बताना, सेकंड है पेन ऑफ ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पर बात करी गई है टैगोर के कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। इसमें देखो कोई भी इंसान जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है समय के साथ धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदलते रहता है। यहाँ पर टैगोर साहब की बात करें तो स्वदेशी को धीरे धीरे वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, उनको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, इसमें क्षमता नहीं है कि हमें इंडिपेंडेंस दिला सकती है। कहता है टैगोर्स ओन व्यूज ऑन स्वदेशी अंडरवेंट प्रोफाउंड चेंज। अगर कमिंग ईयर्स की बात करते हैं तो वो एक कंसेप्ट देते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट या आत्मशक्ति। सेल्फ एम्पावरमेंट या आत्मशक्ति पूछ सकता है एग्जाम में, किसने दिया था कंसेप्ट को आत्मशक्ति का, टैगोर जी ने। कब दिया था, ड्यूरिंग बंगाल विभाजन। देखो एक नाम है, नोवेल है घरे बायरे, द होम एंड द वर्ल्ड। घरे बायरे किसका है ये, ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अब देखते हैं हम कि हाउ वाज टैगोर्स कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म डिफरेंट। देखिएगा यहाँ पर कहता है कि 1905 से बाद की बात करें, आपने पहले क्या देखा, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, बायकाट मूवमेंट है, इसके लिए भी वो डिफरेंट अप्रोच को बताते हैं। हमें कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए, सेल्फ एम्पावरमेंट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर, ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर, जो मेन जो इशू क्या था विद नेशनलिज्म, तो one of the biggest issue with nationalism as anti-colonial project was that it mirrored the worst aspect of European political thought। देखिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो नेशनलिज्म हम क्यों पढ़ते हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, तो ब्रिटिश से लड़ने के लिए, इंपीरियल जो पावर है उससे लड़ने के लिए हम लेकर के आए थे। उससे पहले क्या था, ये राज्य है, ट्रेवनकोर है, हैदराबाद वगैरह है, तो हमारा जो एलिजेंस था हमारे स्टेट तक ही सीमित था, इंडिया की बात हम नहीं करते थे उस टाइम तक। ड्यू टू दिस ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल हमें ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए, एक नेशनल पहचान की ज़रूरत है, बट हम बटे हुए हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। तो एक होने के लिए ऐसा लगा इंटेलेक्चुअल्स को कि सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे कि विधवा को तुम अछूत मानते हो, कास्टिज्म वगैरह है, उसको धीरे धीरे हमें दूर करना होगा, उस बैरियर को कम करना होगा। बिकॉज नेशनल पहचान के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट था, इक्वालिटी होना, समानता की बात करना, ठीक है। तो वहाँ तक तो टैगोर साहब ओके थे, बट उनको दिक्कत किस चीज़ से हो गई, तो ओवर द टाइम उनको ऐसा लगता है कि तीन चीज़ें जो हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट को गंदा कर रही हैं, सेल्फिशनेस, वायलेंस एंड मटीरियलिस्टिक नेचर। एंड धीरे धीरे उनको ऐसा लगा, जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनके भीतर क्वेस्ट ऑफ पावर, मतलब एक पावर को एक्वायर करना, एक क्षेत्र में अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, वो इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ देखिएगा उसमें कहते हैं वो, टू अडॉप्ट नेशनलिज्म टू फाइट इम्पीरियलिज्म मेंट इमिटेटिंग द वेरी फोर्सेज वन सॉट टू रेजिस्ट। इसमें कहते हैं कि हम जिस फोर्सेज से लड़ने की बात करते थे धीरे धीरे हम उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं। उनको इस चीज़ से दिक्कत थी, इसलिए इनका जो कंसेप्ट था नेशनलिज्म का वो थोड़ा डिफरेंट था। हमने क्या देखा इसमें, पहला अमार सोनार बांग्ला कब लिखा गया था, 1905 में। सेकंड देखा हमने एक नॉवेल है घारे बैरे, किसने लिखा है उसको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। एंड वन मोर थिंग, जो सॉन्ग है अमार सोनार बांग्ला, इसमें दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं इसके। पहला फर्स्ट है बंगाल के लैंडस्केप ब्यूटी को प्रेस करना, उसको प्रोत्साहन करना। सेकंड है जो दुख है बंगाल पार्टीशन का, उसको दिखाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट कहता है कि जो डिस्कार्डेड सिगरेट बट्स होते हैं ना, वो एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के लिए, स्पेशली बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। सेकंड कहता है एक्टिवेटेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में फाइट ओबेसिटी। एक रिसर्च आई है, उसमें कहा गया है कि व्हेन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो है उसको हम इंजेक्ट करते हैं फैट टिश्यू में एंड उसको यूवी से हम एक्सपोज करते हैं, तो जेंटल हीट फ्रॉम द पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी स्टोरिंग वाइट फैट को कन्वर्ट करता है एनर्जी बर्निंग ब्राउन फैट में। क्या देखा हमने, एनर्जी स्टोरिंग वाइट फैट को चेंज करता है एनर्जी बर्निंग ब्राउन फैट में। कौन, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स प्लस यूवी। अब कहता है लखनऊ इज नाउ अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज गैस्ट्रोनॉमी,
स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन फूड एंड कल्चर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है कि आर्म्ड फोर्सेज ने कैरी किया है मेगा ड्रिल अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा ट्राई सर्विस मतलब आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, सब ने मिल करके एक वर्कआउट किया है। इसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल, ध्यान रखिएगा। देखो न्यूज़ क्या है, इंडियाज एग्जिट फ्रॉम ताजिकिस्तान एयरबेस अ सेट बैक टू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी सेज कांग्रेस। हमें इस पॉलिटिकल बात से कोई मतलब नहीं है, हम फैक्ट्स को देखते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए। इंडिया ने विड्रॉ कहाँ से किया है, आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान कंट्री है, वहाँ पे आईनी एयरबेस जो था उसको भारत भी ऑपरेट करता था, उसने विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ क्यों किया है, इसका एग्रीमेंट था ताजिकिस्तान के साथ में 25 सालों का आई थिंक, जो खत्म हो गया है। एंड ताजिकिस्तान ने कहा कि इसको रिन्यू हम नहीं करेंगे। देखो एक मैप है, ये इंडिया है हमारा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान, ध्यान दीजिएगा। इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ देखिए कहा गया है कि लोकेशन क्या है इसका, 10 किलोमीटर फ्रॉम दुशानबे, जो कैपिटल वहाँ की है, उससे मात्र 10 km के डिस्टेंस पर है। किसके पास में है, 1500 साल पुराना बुद्धा का निर्वाणा म्यूजियम है। देखो पूछ सकता है कि ताजिकिस्तान में कोई बुद्ध का म्यूजियम है क्या, तो हाँ है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि इंडिया ने अपने ओनली इकलौते मिलिट्री आउटपोस्ट को, ओवरसीज मिलिट्री आउटपोस्ट को बंद कर दिया है। इसके इम्प्लीकेशन को समझते हैं हम। ओवरसीज बेस का मतलब क्या होता है, मिलिट्री बेस की बात करते हैं तो ओवरसीज से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है सिर्फ किसी विदेश की कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में हमारा कोई मिलिट्री बेस हो। ठीक है, ताजिकिस्तान क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जो आईनी एयर बेस है उसको हम घिसार एयर बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घिसार एयर बेस। ये अपने टाइम पर, एक टाइम पर सेकेंड ओवरसीज बेस था भारत का। पहला क्या था, फारखोड़, इसको की बंद कर दिया गया 2008 के भीतर। अब देखो ये बेस इंडिया के लिए मैटर क्यों करता था। देखो इनिशियली इसका उद्देश्य क्या था, सपोर्ट करना नॉर्दर्न अलायंस को। क्या है ये, क्या था, अफगानिस्तान में तालिबान से फाइट करने के लिए एक मेन मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, सेकंड इसका इंपॉर्टेंस क्या था, ब्रॉट इंडिया विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, काफ़ी क्लोज ले आया था। ठीक है, एंड अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर था। व्हाट इज वखान कॉरिडोर, तो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि बाउंड्री करता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इंडियाज विड्रॉल फ्रॉम दैट बेस विल बोल्स्टर, और प्रोत्साहन देगा चाइनीज़ को, रशियन को, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को वहाँ पर इंक्रीज करने से। आगे देखते हैं, हेवीएस्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया, इसरो के द्वारा सबसे भारी सैटेलाइट को हम लॉन्च करने वाले हैं। क्या नाम है उसका, CMS-03। सी, यहाँ देखिए CMS-03। इस आर्टिकल से प्रीलिम से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, तो रिगार्डिंग ऑर्बिट्स, देखो 3 टाइप के ऑर्बिट्स हैं, इसको समझेंगे हम। वन वेब क्या है, इंजिन्स को देखेंगे, एंड फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं इंजिन्स में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, गगनयान मिशन, इनका जिक्र इसमें किया गया है। इनको पढ़ना होगा अच्छे से, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। तो इसरो जो है फर्स्ट टाइम 4000 kg प्लस का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। कहाँ पर, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के भीतर, इंडियन सॉइल से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्या होता है ये, वैसा ऑर्बिट जो कि अर्थ के रोटेटिंग ऑर्बिट से मैच करता है, मतलब कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड इसका भी टाइम लगेगा, सेम टाइम पे अर्थ भी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। दूसरा क्या है, इसकी हाइट क्या होती है, तो 35786 किलोमीटर, 35786 किलोमीटर। हम रॉकेट कौन सा यूज़ करेंगे, तो LMV-3 रॉकेट, एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम गगनयान मिशन में भी यूज़ करने वाले हैं। जानते हैं व्हाट इज गगनयान मिशन, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भारत का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो LVN-3 रॉकेट हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, वो मॉडिफाइड वर्जन किसका है, GSLV Mark 3, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3। यहाँ देखो इसमें 3 टाइप के ऑर्बिट्स की बात करता है, पोलर ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस। हमने देखा कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है, अब समझते हैं पोलर ऑर्बिट क्या होता है। तो पोलर अर्थ ऑर्बिट क्या है, टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट है जिसका कि 200 से 1000 km तक डिस्टेंस होता है अर्थ सरफेस से। एंड अर्थ मान लो ये घूम रही है, तो वो जो पोलर सैटेलाइट होंगे वो ऐसे पोल वाइज रोटेट करते हैं। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि ये फर्स्ट टाइम होगा जब भारत ने 4000 प्लस kg के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इससे पहले भी इंडिया ने प्राइवेट लॉन्चर्स की मदद से, एरियन वगैरह है, स्पेस एक्स है, उसकी मदद से लॉन्च किया हुआ है, बट फर्स्ट टाइम इसरो अपने लॉन्चर को यूज़ करके इंडियन सॉइल से इतने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर बताया गया है इसरो इज ट्राइंग टू यूज अ सेमी क्रायो इंजन, जिसमें कि हम रिफाइंड केरोसिन को ऑक्सीजन के साथ फ्यूल के रूप में यूज़ करने वाले हैं। पूछ सकता है एग्जाम में
क्या केरोसिन को हम यूज़ कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक नाम दिया गया है LMLV, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। क्या है ये? इसरो इज ट्राइंग टू मेक सच व्हीकल जो कि 80,000 kg तक के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पुट करने की क्षमता रखता हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग फिल्म्स। देखो, जो रिसेंटली अभी एपेक्स समिट हुई है ना, उसमें चाइना ने अनाउंस किया है, यहाँ देखिएगा, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन संस्था को बनाने के लिए। क्या नाम है? WAICO, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।